तो एक सरप्राइजिंग वीडियो। और इस वीडियो को लाने की ज़रूरत पड़ी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं क्लास लेता था तो इस वर्ड का काफ़ी बार जिक्र होता था, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट क्या है, क्यों लाया गया था इसको बैंक में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बैंकों को इससे क्या फ़ायदा है और इसके नुकसान क्या क्या है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सरफेसी एक्ट को बहुत सारे लोग सरफाइसी भी बोलते हैं, सरफेसी भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस चीज़ को समझ सके। सरफेसी बोलो या सरफाइसी बोलो, मुझे लगता है ये ज़्यादा मैटर करता नहीं। तो मैं इसको सरफेसी बुलाऊंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हो, या हो सकता है मैं गलत ही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इसका, बट ठीक है, सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सरफेसी एक्ट से पढ़ने से पहले मैं दो एक चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगर उन दो एक चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा तो आप सरफेसी एक्ट के बारे में थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पर और मैं देखता हूँ कि क्या है सरफेसी एक्ट। ठीक है। सरफेसी एक्ट को भी हम थोड़ा साइड कर देते हैं। सरफेसी एक्ट क्या है उसको समझने से पहले थोड़ी और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे क्या होता है, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ वैसे क्या होता है। दो वर्ड हैं यहाँ पे, एक है एसेट्स और एक है लाइबिलिटीज़। हिंदी में बात कर ले तो एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति, और लाइबिलिटीज़ मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी। देखो, आपके पास जो भी सामान है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका पेन हो, पेंसिल हो, लैपटॉप हो, घर हो, कार हो, जो भी चीज़ें आपके पास में हैं वो आपकी क्या है, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति है। ठीक है। अब मान लो आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, आपने एक मोबाइल परचेस किया, ठीक है, आपके पास आपने 25,000 का कोई फ़ोन ले लिया, आपके पास इतने पैसे नहीं थे तो आपने इसको फाइनेंस करवा लिया। फाइनेंस का मतलब समझते हैं, आपने लोन ले लिया किसी बैंक से या किसी भी छोटे मोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब आपने इसको 20,000 में लोन ले लिया, 20,000 का 5,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिए, यानी कि तुरंत पे कर दिए। ये मोबाइल आपका क्या बन गया, मोबाइल आपकी बन गई एसेट्स। क्या हो गया, एसेट्स। लेकिन साथ में एक लाइबिलिटी भी आपने ले ली है, जो दायित्व आपने ले लिया है लोन के तौर पे, ये आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी। यानी कि आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इस 20,000 रुपये को देने पड़ेंगे। जब तक आप इस पेमेंट को नहीं करोगे, ये आपकी लाइबिलिटी ऐसी ही ऐसी खड़ी रहेगी, ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। ठीक है। आप लोग जब देखोगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या छोटी मोटी कंपनियां भी अपना बैलेंस शीट बनाती हैं, बैलेंस शीट बनाती हैं, एक तरफ वो लिखती हैं लाइबिलिटीज़, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं वो एसेट्स। ठीक है। लाइबिलिटीज़ में वो अपना लिखते हैं कि हमारी एक कंपनी के, एक फर्म की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे, देने वाले होंगे किसी को, मतलब किसी को उधार बाकी हैं 20,000 रुपये, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक तरफ वो अपनी लाइबिलिटीज़ लिखते हैं और एक तरफ एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती होंगी कि क्रेडिटर है, मतलब किन से पैसा लेना है, और हो सकता है कैश इन हैंड कितना है हमारे पास में, ये सब एसेट्स हो जाती हैं। ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या हो सकता है वो नेट लॉस हो सकता है नेट लॉस हो सकता है मेरी लाइबिलिटीज। एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको। एक हो जा काका, चलो ठीक है। अब हो सकता है कि आपकी एसेट्स कई बार कम हो, आपके एसेट्स क्या हो, कम हो, और आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो, वो ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेट लॉस होगा, क्योंकि आपके लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई ना, आपकी जिम्मेदारी तो ज़्यादा हो गई, आपके पास एसेट्स कम है, तो उस कंडीशन में आपको नेट लॉस होगा। लेकिन जब भी एसेट्स ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम हो, तो इस केस में आपको क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। हालांकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस मैं दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। एसेट्स वो हर चीज़ जो आपके पास में है फिजिकल रूप में, या हो सकता है कि लिक्विड रूप में हो, जैसे कैश आपके पास में जेब में अगर आपके पास 100-200 रुपये हैं तो आपके एसेट्स होंगी। और लाइबिलिटीज़ मतलब होता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, किसी को आपको पैसे देने हैं, आपने लोन ले लिया है, आपने दुकान से कुछ उधार सामान आप लेके आए हो, आपने मोबाइल ही फंड करा लिया है, तो उस केस में वो चीज़ें जब तक आप पे नहीं करते हो क्या हो जाती है, आपकी लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लाइबिलिटीज़ क्या होती है और एसेट्स क्या होती है। ठीक है। अगली स्लाइड्स पे चलता हूँ मैं। अगला स्लाइड है टाइप ऑफ लोन्स।
अब अगर सरफेसी एक्ट की बात करूँ तो लोन के बारे में पता होना चाहिए कि लोन कितने तरह के होते हैं, क्योंकि सरफेसी एक्ट किन लोन पे लागू होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। देखो लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन्स, एक क्या होता है सिक्योर्ड लोन्स, और दूसरा क्या होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। ये क्या है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है। देखो सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में अंतर क्या है। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो मुझे लोन चाहिए, ठीक है। दो लोन होते हैं, एक लोन में कुछ सामान आपको या कुछ चीज़ें आपको बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, जिसको हम मॉर्गेज भी बोलते हैं कि मॉर्गेज, बैंक पूछता है कि मॉर्गेज क्या रखोगे, मॉर्गेज क्या रखोगे, ठीक है। उसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कोलेटरल, ठीक है। एक कंडीशन में आपको अपना कुछ सामान बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस कंडीशन में लिए हुए लोन को हम बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड मतलब क्यों सिक्योर्ड बोलेंगे इसको, क्योंकि बैंक सिक्योर है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी बैंक के पास है, कल को अगर आप बैंक लोन नहीं पे करते हो तो बैंक आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी या ये चीज़ तेरी मैं सेल आउट कर दूंगा, नहीं तो फिर पैसे चुका दे, ठीक है। जैसे सिक्योर्ड लोन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है होम लोन। होम लोन अगर आप लेते हो ना, आप बैंक के पास जाते हो, बोलते हो होम लोन लेना है, तो बैंक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप किससे परचेज कर रहे हो, ठीक है, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, उनका एक कह सकते हैं कि लॉयर का लड़का जो आपका लीगल तैयार करता है प्रॉपर्टी का, या बैंक का ही कह सकते हैं कि बंदा पहुंच जाता है रजिस्ट्री वाले दिन, उसने रजिस्ट्री कराई, एक हाथ से ओरिजिनल पेपर उसने ले लिया, क्या ले लिया उसने, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर उसने ले लिए, और एक हाथ से उसने सेलर को जितना लोन आपने लिया था उतने का चेक पकड़ा दिया, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, आपके पास तो कुछ आया नहीं, आपने तो प्रॉपर्टी ली, आपने लोन ले लिया, लेकिन आपके पास तो ओरिजिनल पेपर आए ही नहीं, यानी कि वो प्रॉपर्टी का अभी तक आधिपत्य कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मालिकाना हक बैंक के पास में है, ठीक है। अब सेलर को तो मिल गया चेक, सेलर तो भाग गया, सेलर बोला कि चलो मेरा काम तो खत्म हो गया, उसने तुरंत टिकट कराई और फिर उसके मालदीव चला गया, स्विट्जरलैंड चला गया, उसने तो वर्ल्ड टूर कर लिया, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन काम आपका शुरू होता है और बैंक का शुरू होता है। कौन कौन है इन दोनों चीज के बीच में, कस्टमर है और बैंक है। बैंक कुछ नहीं कहता है, बैंक कहता है भाई तूने मेरा लोन लिया है, पैसा लिया है, तू मेरे को हर महीने किस्त चुकाए जा, और उसके बाद जिस दिन तूने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन आपके ओरिजिनल पेपर हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। इन बिटवीन अगर आपने कहीं पैसे नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा, आपको धमकी दे सकता है कि भैया तेरी प्रॉपर्टी है बेच देंगे, अगर नहीं दोगे तो इसी प्रॉपर्टी को हम सेल आउट कर देंगे। तो आप क्या करोगे, आप मजबूरन चुकाओगे ना। अब आपने मान लो कार लोन ही ले लिया, कार लोन भी सिक्योर्ड लोन होता है। कार लोन में भी जब तक आप आखिरी ईएमआई ना चुका दो तब तक उस कार पे मालिकाना हक किसका होता है, बैंक का होता है, ठीक है। उस केस में भी आपके ऊपर दबाव बना सकता है बैंक। लेकिन एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, एक क्या होता है अनसिक्योर्ड लोन होता है, एक मिनट, ये तो मैंने सिक्योर्ड लोन की बात की। सिक्योर्ड लोन मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आप कुछ सामान या कोई भी संपत्ति गिरवी रख के कोई लोन लेते हो बैंक से तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। अब सिक्योर्ड लोन के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सिक्योर्ड लोन में हमेशा बैंक क्या करता है, आपको पूरा पूरा अमाउंट नहीं देता है। जैसे मान लो आपने कोई घर ही लिया है, मान लो आपने कोई घर लिया है, आपने कहा कि भैया 30 लाख का घर ले रहे हैं, बैंक भैया कितने फंड दोगे आप, तो बैंक कभी आपको 100% फंड नहीं करेगा, बैंक कभी भी आपको 100% नहीं फंड करेगा, क्योंकि अगर आपको 100% फंड कर देगा तो उस लोन के डूबने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बैंक हमेशा कुछ मार्जिन रख के चलता है, यानी बैंक ने कहा कि 30 लाख में 90% तो मैं तुमको लोन दे दूंगा एज पर योर एलिजिबिलिटी। बहुत ही जरूरी टर्म है एलिजिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं चला गया, मेरी 10,000 की सैलरी है और बैंक को मैंने बोला कि मैं 30 लाख का घर ले रहा हूँ, 10,000 की सैलरी और मैंने बोला 30 लाख का लोन ले रहा हूँ, तो बैंक ने बोला चल 90% हम दे देंगे 27 लाख। कुछ नहीं देखा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना, 10,000 की तुम्हारी इनकम है और अगर ईएमआई की बात करें तो वही 18,000 की हो जा रही है, कहाँ से पे करोगे, कहाँ से पे करोगे, वो तो एनपीए हो ही जाएगा। तो बैंक आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करेगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, मान लो मेरी सैलरी 70,000 है सपोज दैट, और मैंने कहा कि यार 30 लाख का घर ले रहा हूँ मैं, 27 लाख का जो है आपका फंड हो जाएगा, बैंक कहता है मैं 27 लाख 90% तक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो बैंक ने देखा कि इसकी ईएमआई बन रही है 18,000, ठीक है, 18,000 बन रही है, यानी कि 18,000 गुणे 100/70,000, 2 जीरो यहाँ से चला गया, 2 जीरो यहाँ से चला गया, 7 1 दूनी 14, 4
7 × 5 = 35, लगभग 25% है आपकी सैलरी का। तो बैंक कहता है तो बड़ा अच्छी बात है, 25% ही जा रहा है ना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि एक होता है फॉयर, देखो बड़ी चीज़ें निकल के आती है जब भी पढ़ाने बैठो तो। फॉयर, FOIR, फॉयर का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। ये क्या होता है? हर बैंक अपना एक फॉयर फिक्स करता है। फॉयर का मतलब आपकी जितनी इनकम है उसका एक निश्चित परसेंट तक फॉयर फिक्स कर देगा कि इससे ज़्यादा आप ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते हो। इसको बहुत ही सरल शब्दों में बताता हूँ। मान लो आपकी इनकम है 50,000 मान लेते हैं। एक बैंक ने फिक्स कर दिया है कि कोई भी कस्टमर 50%, किसी भी कस्टमर को हम 50% से ज़्यादा फॉयर नहीं दे सकते हैं। 50% फॉयर का मतलब यानी कि 50% का 50% कितना होगा? 25,000। वो ये कहता है बैंक, आप कितने भी लोन ले लो, 50 लोन ले लो, लेकिन आपकी जो EMI होनी चाहिए, कितने भी लोन आपके चल रहे हो, 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25,000 से ज़्यादा होगी तो हम लोन नहीं देंगे। मतलब एक बैंक के पास आप गए, आप बैंक ने पूछा कि आपको कितने का लोन चाहिए, आपने कहा कि 90% दे दो मेरे को, यानी कि उसने बोला 27 लाख रुपए। आपका एक 50,000 की इनकम है। नया स्लाइड लेता हूँ यार, बड़ा ही गंदा हो गया स्लाइड। देखो आप किसी बैंक के पास गए, फॉयर बैंक ने फिक्स, बैंक का फॉयर फिक्स है 50%, ठीक है। यानी कि किसी भी कस्टमर को वो 50% से ज़्यादा फॉयर पे लोन नहीं दे सकता है। मतलब 50% का मतलब क्या है? यानी आपकी इनकम 50,000 है तो बैंक ये कहता है कि आप अपनी इनकम का मैक्सिमम 25,000 तक की EMI का लोन ले सकते हो। अब आप बैंक के पास गए एक होम लोन लेने के लिए जो कि 30 लाख का है। बैंक कहता है कि मैं आपको 27 लाख यानी कि 90% फंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बैंक एक कंडीशन भी डालता है कि हम आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे। अब बैंक ने देखा, आपका सिबिल निकाला तो देखा भाई एक पर्सनल लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है जिसकी EMI आप 5,000 ऑलरेडी भर रहे हो, तो 25,000 तक आप टोटल EMI भर सकते हो फॉयर के हिसाब से। 5,000 आप ऑलरेडी भर रहे हो, अब आप कितने तक का लोन ले सकते हो? 20,000 तक की EMI का लोन और ले सकते हो। मान लेते हैं एक कार लोन भी आपका चल रहा है 8,000 का। अब बैंक क्या कहेगा कि 25,000 तक आप टोटल भर सकते हो, 5,000 का एक आपका पर्सनल लोन चल रहा है, 8,000 का आपका एक कार लोन चल रहा है, तो 13,000 तो ये हो गए। तो 25,000 में से 13,000 आप माइनस कर दो, यानी कि 12, जितने भी लोन आप लोगे वो 12,000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। अब मान लो आपने कहा था कि 90% दे दो 27 लाख, अब 12,000 में अब आप जो 27 लाख की EMI बन रही है वो बन रही है 18,000। 12,000 से ज़्यादा हो गई ना, समझ रहे हो मेरी बात को? 12,000 से ज़्यादा हो गई तो बैंक आपको कहेगा भाई 27 लाख नहीं देंगे। कितना देंगे भैया? 12,000 की EMI के हिसाब से आपका जो बनता है लोन वो बन रहा है सिर्फ 22 लाख, तो हम आपको 22 लाख ही देंगे, ठीक है। ये होता है फॉयर, ठीक है। सिक्योर्ड लोन आप समझ गए कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंक से लोन लेते हो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन, ठीक है। दूसरा एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का एग्जांपल मैं बता दूं आपको, एक तो आपका होम लोन हो जाएगा, एक कार लोन भी हो सकता है, गोल्ड लोन भी हो सकता है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड लोन मतलब जब भी आप बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे लोन लेते हो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आप कोई भी सामान गिरवी नहीं रखते हो, आपकी सैलरी आ रही है एक अकाउंट में, आपने बैंक को अपना स्टेटमेंट दिया 6 महीने का, उसने आपको अपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, फॉर्म 16 मांग लिया, इसके बेस पर उन्होंने लोन दे दिया। क्या सिक्योरिटी है भाई? क्या सिक्योरिटी है कि आपकी सैलरी हमेशा उस बैंक में आती रहेगी? कल को आपने जॉब छोड़ दी, सैलरी खत्म, उस बैंक में सैलरी आई नहीं रही है, बैंक के पास क्या सिक्योरिटी है? बैंक के पास ऐसा क्या चीज़ है कि वो आपसे मांगी तो सकता है ना, आपको तो धमकी तो नहीं दे सकता ना कि तेरी ये प्रॉपर्टी दे देंगे। प्रॉपर्टी तो दिया ही नहीं था कभी। दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का सबसे बड़ा अंतर यही है कि सिक्योर्ड लोन में कुछ ना कुछ सामान बैंक के पास गिरवी रहता है और अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी सामान गिरवी नहीं रहता है, बस आपके मेरिट के आधार पर आपके सिविल देख के आपको बैंक लोन देता है। तो आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो दो चीज़ें मैंने डिस्कस की, एक तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और दूसरा मैंने डिस्कस किया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स जो कि लोन के टाइप होते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं तीसरे टर्म पे, एनपीए। एनपीए बहुत ज़्यादा ये वर्ड आप सुनते हो और कई बार जब मैं भी क्लास लेता हूं तो एनपीए का बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूं। एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग, और ए का मतलब होता है एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जो परफॉर्म ही नहीं कर रही, जिनसे बैंक को कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं एक कस्टमर था ए, ठीक है, उसने एक लोन लिया 50 लाख का, 50 लाख का एक लोन लिया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कस्टमर है ए जिसने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है।
अब किसी कारणों से वो अपनी ईएमआई चुका नहीं पाता है या ईएमआई चुकाना बंद कर देता है, तो उस केस में उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए? एनपीए, लेकिन कब घोषित किया जाएगा, कितने टाइम बाद घोषित किया जाएगा, ये भी बता देता हूं आपको। 90 दिनों तक। 90 दिनों तक अगर ए ने अपनी किस्त नहीं चुकाई या यूं कह ले 3 ईएमआई नहीं चुकाई, तो उसको हम एनपीए घोषित कर देंगे। ठीक है, ए ने अगर 90 दिनों तक अपनी किस्त नहीं चुकाई तो हम उसको एनपीए घोषित कर देंगे। एनपीए घोषित करने के लिए भी आरबीआई ने टर्म्स रखे हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। ये शायद टर्म आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप बैंक में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि SMA 0, SMA 1 और SMA 2 क्या होते हैं। अगर किसी कस्टमर ने 1 महीने की किस्त नहीं चुकाई तो उसको SMA 0 में रखा जाता है। जब आप मैनेजर बनोगे ना, तो आपको रोज या हर दिन या हर हफ्ते कह सकते हैं डाटा आएगा, उसमें लिखा होगा कि आपके SMA 0 के इतने खाते हैं, इसको जल्दी से रिकवर करो, 10 खाते हैं रिकवर करो। यानी कि SMA 0 का मतलब मैं समझ जाऊंगा तुरंत कि इस बंदे की ईएमआई 1 महीने की नहीं आई है। ठीक है, SMA 1 क्या होता है, 30 दिन से ज़्यादा या यूं कह लें 31 दिन से लेकर 60 दिनों तक अगर इसकी किस्त नहीं आई तो उसको हम बोलेंगे SMA 1 में चला गया भाई। थोड़ा सा और प्रेशर आ जाएगा कि यार SMA 1 में चला गया भाई, इससे पैसे वसूल करो, एनपीए चला जाएगा। और SMA 2 में चला गया तो अफरा तफरी का माहौल है, चेयरमैन उठ के आगे, भैया SMA 2 तुम्हारा खाता चला गया है। SMA 2 में क्या होता है, 61 दिन से लेकर 90 दिन तक। ठीक है, मेरी बात समझ गए? एनपीए कब होता है? एनपीए किसी भी खाते को एनपीए तब घोषित किया जाता है कि जब लगातार 90 दिनों तक उसकी ईएमआई ना आए। 90 दिनों तक ईएमआई ना आए तो उसको हम एनपीए घोषित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही, चूंकि अब 90 दिन हो गए, डायरेक्टली पता चला एनपीए हो गया तो बड़ा वो हो जाता था ना यार, पहले पता होता तो कुछ कर लेते, कुछ कस्टमर से बात कर लेते। तो आरबीआई ने एक टर्म निकाला कि भाई जब भी कोई खाता एनपीए हो तो उसको पहले 3 कैटेगरी में बांटो। जैसे ही 30 दिन तक उसकी ईएमआई ना आए, यहाँ पे 30 दिन तक लिख देता हूँ, जैसे ही उसके 30 दिन तक ईएमआई ना आए उसको SMA 0 में रख दो और बैंक को बता दो कि भैया तुम्हारे इतने खाते हैं SMA 0 में, जाके तुरंत इसको ठीक करो, कस्टमर से वसूल करो। ठीक है, 31 दिन से मान लो कस्टमर ने फिर भी नहीं दिए तो 31 से 60 दिन के बीच में उसका खाता SMA 1 में होगा। पहले SMA 0 में था 30 दिन तक, और 31 दिन से लेकर 60 दिन तक उसका खाता SMA 1 में रहेगा। और जैसे इस 61 दिन से लेकर 90 दिन तक वो पैसे नहीं पे करता है, वो SMA 2 में रहेगा। और 90 दिन से जैसे ही प्लस होता है, बन गया एनपीए। समझ गए मेरी बात को? एनपीए घोषित करने के लिए 90 दिन तक किस्त नहीं आती है तो एनपीए घोषित कर देते हैं। उससे भी पहले भी अगर 30 दिन तक लगातार नहीं आती है तो SMA 0 में रहता है, वो SMA 0 के अकाउंट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 31 दिन से लेकर 60 दिन तक नहीं होता है तो SMA 1 हो जाएगा, और अगर 61 दिन से लेकर 90 दिन तक नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड SMA 2। उसके बाद एनपीए घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब एनपीए घोषित कर दिया गया। एनपीए में भी 3 कैटेगरी बांटी गई है। एनपीए में भी 3 कैटेगरी बांटी गई है, इसको बताता हूं। एनपीए को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, एक होता है डाउटफुल एसेट्स एंड द थर्ड वन इज लॉस्ट एसेट्स। मान लेते हैं 90 दिन गुजर गए, 90 दिन गुजर गए और वो खाता क्या हो गया? एनपीए हो गया। अब 90 दिन से लेकर 1 साल तक अगर पैसे नहीं आते हैं तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है। ठीक है, 1 साल तक अगर पैसे नहीं आए तो किस कैटेगरी में रहेगा? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, 1 साल तक पैसे नहीं आए, 1 साल से ज्यादा हो गया, उसको डाउटफुल एसेट्स में डाल दिया जाता है कि भाई अभी भी पैसे नहीं आए, डाउटफुल में चला गया। 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, एनपीए होने के बाद 1 साल तक अगर पैसे नहीं आते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है। इस बीच में बैंक हाथ पैर मारता है कि पैसे वापस आ जाएं, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आते हैं तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है। 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो उसको डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और एक समय पे बैंक को लग जाता है कि भैया ये पैसे तो गए, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट एसेट्स, यानी बैंक के पैसे डूब गए। समझ गए? एनपीए का मतलब समझ गए? एनपीए कब होता है? कभी भी जब लगातार 3 किस्त या 90 दिनों तक पैसे नहीं मिलते हैं बैंक को, या ब्याज हो या प्रिंसिपल दोनों मिलाकर, तो उसको हम एनपीए घोषित कर सकते हैं। एनपीए घोषित करने से पहले भी हम उसको 3 कैटेगरी में रखते हैं, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। SMA 0 क्या होता है? 1 दिन से लेकर 30 दिन तक पैसे नहीं आए तो वो क्या होता है? SMA 0 में होता है। 31 दिन से लेकर 60 दिन SMA 1 होता है, और 61 दिन से लेकर 90 दिन तक क्या होता है? SMA 2 होता है। और एनपीए होने के बाद भी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस्ट। तो ज़्यादातर क्या होता है कि सब स्टैंडर्ड में ही बैंक कवर कर लेते हैं पैसे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लॉस्ट एसेट्स में चले जाते हैं तो वो पैसे मुड़ के वापस आते नहीं हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते थे, सरफेसी एक्ट। और सरफेसी एक्ट को डिस्कस करने से पहले इन चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया।
आई होप अब आप लोग को सरफेसी एक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। सरफेसी एक्ट मैंने फिर से बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सरफेसी का हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मत समझ लेना कि एक नाम है, ये नाम नहीं है, ये इसका फुल फॉर्म भी है, मैं बताता हूँ। देखो एस, सरफेसी में सबसे पहले एस आया ना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटाइजेशन। ए का मतलब हो गया एंड, आर का मतलब क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। और इसके आगे ऑफ लिख लो, ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड साथ में लगा लो। ठीक है, ये हो गया अपना है ई, इनफोर्समेंट, और क्या बचा, ई हो गया, एस इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, और लास्ट में बचा है INTEREST। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बड़ा लंबा नाम है, याद करना हो जाएगा। अब सरफेसी की बात करते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 में आया था। ठीक है, सरफेसी एक्ट कब आया था, 2002 में। 2002 से पहले जब भी कोई बैंक किसी कस्टमर को लोन देता था, मॉर्टगेज लोन की बात कर रहा हूँ, मॉर्टगेज लोन या सिक्योर्ड लोन बोल देता हूँ इसको, आप ज़्यादा बेहतर समझोगे, सिक्योर्ड लोन देता था और किसी कंडीशन में कस्टमर उस लोन को पे नहीं कर पाता था, तो उस कंडीशन में बैंक के हाथ बंध जाते थे। कोई ऐसा तरीका नहीं था, कोई ऐसा टेक्निक नहीं था बैंक के पास में कि कस्टमर के पास जाके कस्टमर से पैसे वसूल ले। लेकिन बहुत दिक्कतें चल रही थी। इसी बीच में गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट सामने आती है और गवर्नमेंट कहती है यार कि बैंकिंग में ना रिफॉर्म करने का टाइम आ गया है, बैंकिंग सेक्टर में अभी रिफॉर्म करने का टाइम आ गया है। और वो दो कमेटियां बनाती हैं, दो कमेटियां बनाती है, नरसिम्हम कमेटी और एक बनाती है अध्यार्जुना कमेटी। इनको बोलती है कि भैया जरा तुम बैंकिंग सेक्टर में जाके पता करना क्या क्या चीज़ें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने लायक हैं, बैंकों को क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या चैलेंज करना पड़ रहा है। इन दोनों ने जब ये डिस्कस किया अपने में और जाके बैंकों से पता किया, तो इनको एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई कि यार बैंक लोन तो दे देते हैं लेकिन लोन की रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हाथ बंधे होते हैं। उनके पास में ऐसा कोई तुरुप का इक्का ही नहीं होता है कि वो जाके कस्टमर को प्रेशराइज कर सके या कस्टमर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल सके। अब देखो इसी बीच में एक और टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं, जो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं। मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैंने लोन ले रखा है, मुझे पता है यार कि मैं पे कर सकता हूं लेकिन मैं जानबूझ के पे नहीं कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ के डिफॉल्ट करना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विलफुल डिफॉल्टर भी थे जो नहीं पे करना चाहते थे। इनके ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, नरसिम्हम कमेटी ने एक चीज कही कि भैया आरबीआई को, कि भैया हम एक चीज़ तो देख रहे हैं कि बैंक लोन तो दे रहा है मॉर्टगेज लोन का, लेकिन अगर कस्टमर नहीं पे कर रहा है तो उसको कहाँ जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। बैंक को कहाँ जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, केस लगाना पड़ रहा है कस्टमर के खिलाफ। ये कोर्ट केस चलता था और आपको पता ही है कि इंडियन कोर्ट के बारे में कितने सारे केसेस पेंडिंग है, एक और केस बढ़ गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बैंकों को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। एक तो पैसे डूबे, ऊपर से कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस पता नहीं कब खत्म होगा, कब जाके वो कोर्ट हमारे फेवर में फैसला सुनाएगा या हो सकता है हमारे फेवर में फैसला ना सुनाए, तो पता नहीं ये पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो नरसिम्हम कमेटी और अध्यार्जुना कमेटी ने एक सजेशन दिया आरबीआई को कि आप 2-3 चीज़ें करो। क्या बनाओ आप, सबसे पहले एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाओ, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाओ। ठीक है, दूसरा क्या करो आप, दूसरा आप करो एक सेक्शन है, सेक्शन 28 है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1997। इसमें आप करो अमेंडमेंट, इसमें कुछ बदलाव करो। आपको पता ही होगा जब बैंक और कस्टमर के बीच में, जब कस्टमर लोन लेता है तो बैंक और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1997 के अंडर आता है। इसमें अमेंडमेंट करने के लिए बोलता है। क्या क्या करो आप, तो एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाओ, दूसरा सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1997 में थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है। और क्या था, और बता देता हूँ, अभी मैंने सरफेसी के बारे में बताया नहीं है क्या, फिलहाल मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट में जब सरफेसी बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे।
ठीक है। दो लोगों की कमेटी बनाई गई, एक नरसिम्हम कमेटी, एक अध्यार्जुना कमेटी। इनको बोला गया कि आप जाके पता करो क्या क्या है। तो इन्होंने अपनी 4 चीज़ें बोली कि 4 चीज़ें बनाने की जरूरत है बैंकों के फेवर के लिए। एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक अमेंडमेंट करो आप किसमें, सेक्शन 28 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1997 है, और तीसरा आप करो टेकिंग पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का अधिकार, ठीक है। टेकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इस कमेटी ने एक और सुझाव दिया कि एक और चीज आपको करने की जरूरत है। आरबीआई को बोला कि जब भी बैंक लोन देता है कस्टमर को और कस्टमर पे नहीं करता है, तो हर बार बैंक को कोर्ट में जाना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बिना कोर्ट में जाए उस प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है, वो अधिकार है, वो बैंक के हाथ में आ जाए और उसको बिना परमिशन के, बिना कोर्ट के परमिशन के सेल कर सके, ठीक है। और चौथा जो है वो बताया लॉ फॉर सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। 4 उन्होंने चीजें बताई जो बदलाव करने के लिए भी बोला। पहला, आप डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाओ। दूसरा, आप अमेंडमेंट करो, बदलाव करो किसमें, सेक्शन 28 में जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1997 है, उसमें आप बदलाव करो। तीसरा, आप टेकिंग पोजीशन, मतलब टेकिंग पोजीशन इन द सेंस कि बिना बैंक के कोर्ट में गए उस संपत्ति का अधिकार बैंक को दो और बैंक उस संपत्ति को सेल करके अपना पैसा वसूल कर पाए। और चौथा बोला कि लॉ फॉर सिक्योरिटाइजेशन, एक मतलब आप सिक्योरिटी तो दो बैंक को, कुछ तो सिक्योरिटी ऐसा प्रोवाइड करो, कोई तो ऐसा कानून बनाओ कि बैंक के हाथ में भी कुछ रहे। और इन 4 चीजों के बाद उभर के आता है क्या, सरफेसी आ गया। सरफेसी क्या है, बेसिकली क्या है, मैं अब यहां से बताता हूं। अगर आज के डेट में आपने कोई लोन ले रखा है, मॉर्गेज लोन ले रखा है, मॉर्गेज लोन मतलब कोई संपत्ति गिरवी रखी, मान लो मैंने HL की बात ही कर ली, ठीक है, या मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। राहुल नाम के एक बंदे हैं, मैं अपना नाम नहीं लूँगा यार, इतना बड़ा डिफॉल्टर नहीं हूँ मैं। राहुल नाम का एक बंदा है जिसने SBI से लोन लिया, ठीक है। पहले तो मैंने 1 साल बड़े अच्छे से लोन चुकाया, मैंने 20 लाख का लोन लिया, ज़्यादा क्या औकात नहीं है, इतने का लोन लिया 20 लाख का। 1 साल तक पहले मैंने बड़े अच्छे से चुकाया, उसके बाद मैं NPA हो गया। NPA का मैंने बता ही दिया कैसे NPA होते हैं, ठीक है। अब SBI क्या करेगा, SBI पहले 2002 से पहले क्या था, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट केस लड़ेगा, लेकिन सरफेसी एक्ट उनको एक अधिकार प्रोवाइड करता है कि अब कहीं बिना कहीं गए अब वो इस प्रॉपर्टी को, राहुल की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। राहुल मत दो पैसे तो मत दो, हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, ठीक है। NPA होने के बाद SBI मुझे नोटिस भेजेगा, मुझे क्यों भेजेगा, जो राहुल है उसको भेजेगा, नोटिस भेजेगा, ठीक है, नोटिस भेजेगा और 60 दिनों का टाइम देगा कि 60 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे। यही सरफेसी का अधिकार है। सिक्योरिटी मिल गई अब आपको, अब बैंक को क्या मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई और रिकंस्ट्रक्शन मिल गई। अब उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी करे बैंक, उस पर क्या मैं करूँ, नंगा नाच कर दो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जला दो उस प्रॉपर्टी को। अब बैंक को क्या मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई। यही सरफेसी का फुल फॉर्म है, मतलब सरफेसी का मतलब यही है। वैसे सरफेसी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यानी कि अब अगर राहुल पैसे नहीं देंगे तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है बिना कहीं गए, ठीक है, बिना कहीं गए उस प्रॉपर्टी पे SBI का अब मालिकाना हक है। यही सरफेसी एक्ट होता है। आज के डेट में अगर आप बात करो तो सरफेसी बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि एक वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के डेट में मान लो किसी कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, उसका घर है, मान लो कस्टमर का घर है 100 करोड़ का, यार 100 करोड़ का 1 करोड़ का घर है, उसने लोन ले रखा है 50 लाख का, किसी रीजन से या विलफुल डिफॉल्टर मान लो बनने की कोशिश करता है, वो कहता है मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा, SBI कहता है मत चुकाओ भाई, मेरा क्या नुकसान है, मेरा तो थोड़ा ही नुकसान होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की मैं उसको बेच दूंगा। अब इस केस में क्या होगा, राहुल ने पैसे नहीं दिए, SBI ने न्यूज़पेपर में आप देखोगे कई बार लिखा भी होता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया गया कि ये फलाना प्रॉपर्टी, यहाँ की प्रॉपर्टी हम सेल आउट कर रहे हैं, जिसको लेना हो नीलामी में भाग ले सकता है, ठीक है। तो यही सरफेसी का अधिकार है कि बैंकों को एक अधिकार दे दिया जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी को अपने पास में मॉर्गेज, एज अ मॉर्गेज या एज अ कोलेटरल, दोनों वर्ड एक ही है, एज अ कोलेटरल रखता है, उस प्रॉपर्टी को वो बिना कस्टमर की सहमति से बेच सकता है।
कल को कस्टमर ये भी नहीं कह सकता कि आपने मेरी प्रॉपर्टी क्यों बेची, मैं तो 1 साल बाद पैसे चुका देता, क्योंकि बैंक ने सरफेसी एक्ट के थ्रू वो प्रॉपर्टी आपके पास रखी है, तो बैंक को पूरा अधिकार है, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है कि उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी बैंक कर सकता है। मैंने जैसे बोला ना कि जला दे उसको SBI, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि SBI आपने पैसे चुकाए नहीं, आप तो NPA हो गए, अब वो बैंक तो कहीं ना कहीं से अपने पैसे निकालेगा ही, ठीक है। लेकिन सरफेसी एक्ट की कुछ कमियां भी हैं, सरफेसी एक्ट की कुछ कमियां भी हैं, मैं कमियों की बात करता हूं। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है? पहला, 1 लाख से कम के लोन पे एप्लीकेबल नहीं होता, 1 लाख से कम के लोन पे ही एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपने 50,000 का लोन ले रखा है और आपको अब कल को आप पेमेंट नहीं कर पाओ तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा, 1 लाख से कम के पेमेंट पे कम के मतलब अमाउंट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, अगर आपने किसी भी लोन अमाउंट का 20% या उससे कम बचा है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने 20 लाख रुपए लोन लिए, ठीक है, 20 लाख रुपए लोन लिए, मैंने पूरा जितना भी टेन्योर था उसका मैंने सारा उसका सही से EMI उतारी, लास्ट में जब मेरे 20 लाख का 10% कितना होगा? 2 लाख नहीं, 20 लाख का 20% 4 लाख होगा, ठीक है, 4 लाख होगा। लास्ट में जब 4 लाख से कम कम मेरा देनदारी आती है, मेरी आर्थिक स्थिति क्या होती है? गड़बड़ हो जाती है और मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ। उस केस में भी सरफेसी लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा टेन्योर सही चलाया है, और जब अब सिर्फ मेरे 20% ही बचे हैं तो अब इस चीज़ पे इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, मैं 20% की बात कर दूँ, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल है। मान लो 20 लाख का लोन लिया और 20 साल के लिए मैंने इसको फंड करा लिया, और 20 लाख का लोन और 20 साल का इंटरेस्ट मिलाकर टोटल हो गया 30 लाख रुपए। तो 30 लाख का 4% कितना होगा? 30 लाख का 20% 6 लाख। जब भी मेरा लोन 6 लाख या उससे कम होता है और उस केस में मैं डिफॉल्ट कर जाता हूं तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। समझ गए होगी मेरी बात को? 2 लिमिटेशंस मैंने अभी बताए। अगर 1 लाख से कम का लोन अमाउंट है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। अगर किसी भी लोन का अमाउंट 20% से कम होता है इन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, एग्रीकल्चरल लैंड पे ये लागू नहीं होगा, एग्रीकल्चरल लैंड पे ये लागू नहीं होगा। जैसे हम KCC बनाते हैं ना, कस्टमर के प्रॉपर्टी को, कस्टमर की ज़मीन को, जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन रहती है, खेत रहती है, उसको गिरवी रख के उसका हम लिमिट बना देते हैं ना, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उस पर भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के साथ में हम ऐसा न्याय नहीं कर सकते। हालांकि कई किसान इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, और वैसे तो मैं बैंक में हूँ तो मुझे पता है कितना इसका गलत उपयोग हो रहा है, बट फिर भी सरफेसी में ये 3 कमियाँ हैं। 1 लाख से कम के लोन पर लागू नहीं होगा। अगर आपका लोन अमाउंट 20% या उससे कम बचा हुआ है तो भी ये लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो भी इस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं सरफेसी एक्ट क्या होती है। सरफेसी एक्ट ये अधिकार बैंक को देती है कि वो किसी भी केस में किसी भी कस्टमर के लोन को NPA होने के बाद उस प्रॉपर्टी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या उसको बेच दें, नीलाम कर दें, या फिर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक एजेंसी होती है उसको दे दें, वो अपना पैसा वसूल करे, जैसे भी हो। तो ये चीज़ें थी सरफेसी को लेके। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी सरफेसी के बारे में, और मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। तो अगली बार से जब भी मैं सरफेसी एक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा कि सरफेसी एक्ट क्या होता है। सरफेसी एक्ट को एक सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ, लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी कोई बैंक किसी भी खाते के NPA होने के बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचती है तो उस सरफेसी एक्ट के थ्रू ही बेचती है। कल को कस्टमर ये भी नहीं कह सकता कि आपने मेरी प्रॉपर्टी क्यों बेची, या कोर्ट केस भी नहीं कर सकता, दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो, एग्रीमेंट आपके बैंक के या फिर कस्टमर के बीच में होता है तो सरफेसी एक्ट वहीं से लागू हो जाता है। एक होता है सरसाई चढ़ना, सरसाई भी सरफेसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं जब एग्ज़ाम पास में होगा तो बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं FA में जिसमें लोन, मॉर्टगेज ये सब जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, और बाकी मिलते हैं 2-1 दिन बाद फिर से फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास को लेके। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ नाइस नाइट एंड हैव अ नाइस डे नेक्स्ट डे, है ना। बाय।